सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं आरती श्रीवास्तव। तो आरती श्रीवास्तव, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। मंजरी, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, कैसी हो? ठीक हूँ बस। चलो, तो प्रोग्राम में विषय बताने से पहले हम एक सूचना, एक संदेश पढ़ लेते हैं। रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर आज सुबह एक विशेष संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की गई। इस प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने देश को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अधिकृत जानकारी दी। ये हम सभी जान रहे हैं कि जो आजकल देश में चल रहा है, इसके बारे में जानते हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं अपने विषय से कि आज हमारे विषय क्या हैं आरती? आज हमने ले रखे हैं जो विषय, वो है विश्व एथलेटिक्स डे है आज। तो उसके बारे में हम बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे जरा याद करो कुर्बानी के अंतर्गत अल्लूरी सीतारामन राजू जी के बारे में, और फेक और फॉरवर्ड मैसेज से सावधान रहें, इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और जैसे कि विश्व एथलेटिक दिवस है, तो इसके बारे में हम अपने उन बचपन के दिनों को भी याद कर लेते हैं कि जब हम खेल स्कूल में खिलाए जाते थे तो हम कैसे खेलते थे। तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे ही करेंगे अपने विषय से जुड़े। और हमारे सभी साथियों के संदेश हम तक बराबर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। और हम चाहेंगे मंजरी जी कि जो भी साथी हैं, जो भी सखा हैं, सखियां हैं, वो सब लिखें अपने अनुभव की वो अपने बचपन में कौन सा खेल पसंद करते थे, कौन सा खेल खेलते थे, और अभी उनको कौन सा खेल पसंद है देखना। बिल्कुल, क्योंकि खेलने के लिए जब आपका मन करे आप खेल सकते हैं। गेम्स खेलना बहुत अच्छा लगता है, और पसंद तो खेल की कभी बदलती नहीं है जी। तो और शरीर की फिटनेस तो रहती रहती है, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन आरती सोचते हैं पहले एक गीत सुन लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आरती, आजकल हम लोग बात करने वाले हैं विश्व एथलेटिक्स दिवस पर। जी। तो खेलना तो सबको बहुत अच्छा लगता है और शरीर की फिटनेस भी बनी रहती है, और जब मन करे आपका तब आप खेल सकते हैं, है ना? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस हर साल मई के महीने में विश्व स्तर पर मनाया जाता है ताकि बच्चों और युवाओं में फिटनेस के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके और उन्हें खेल, विशेषकर एथलेटिक्स खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। बिल्कुल। और इस दिन को पहली बार 1996 में अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन यानी कि IAAF ने शुरू किया था, जिसे अब विश्व एथलेटिक्स के रूप में जाना जाता है। यह एथलेटिक्स की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। विश्व एथलेटिक्स दिवस स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न संस्थाओं को अपने छात्रों की रुचि को कई एथलेटिक्स खेलों में बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। और एथलेटिक्स में दौड़ से लेकर शॉट पुट तक शामिल है, जिसके लिए ताकत की बहुत जरूरत होती है। एथलेटिक्स बहुत से खेल आयोजनों जैसे दौड़ना, कूदना, मैराथन का संयोजन है। IAAF यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन इन आयोजनों को प्रायोजित और आयोजित करता है। बिल्कुल। और विश्व एथलेटिक्स का एक प्रमुख लक्ष्य है भागीदारी के मामले में विश्व स्तर पर स्कूलों में एथलेटिक्स को महत्वपूर्ण खेल के रूप में लेकर जाना। इस महासंघ का मानना है कि शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए स्कूल सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण जगह है। युवाओं को प्रशिक्षित करने की क्षमता के मामले में स्कूल सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। महासंघ का मानना है कि एथलेटिक्स एक मुख्य खेल है जिसकी वजह से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सभी स्कूलों में एथलेटिक्स को आवश्यक गतिविधि के रूप में मान्यता देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जब बच्चे खेलते हैं, दौड़ते भागते हैं, तो शरीर में उनके पसीना भी निकलता है और एक्सरसाइज भी हो जाती है, हर अंगों की हो जाती है, रक्त संचार भी तेजी से बढ़ जाता है, मानसिक शारीरिक दोनों विकास होते हैं। और मंजरी जी, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़े भी अगर खेलते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। जैसे टेंशन में जो रहते हैं वो कभी तनाव में रहते, है ना। और दूसरी चीज़ें जैसे बैडमिंटन हो गया, टेनिस, इस तरह की चीज़ों जो खेलते हैं, फुटबॉल हो गया, वो खेलने से क्या होता है, फिटनेस हमारी बनी रहती है, कोई परेशानी या रोग इतनी जल्दी असर नहीं करता। बिल्कुल। और जब खेलकर आते हैं घर तो खासकर ये ध्यान रखना है कि आने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। थोड़ा सा आपका शरीर, थोड़ा सा तापमान आपका कंट्रोल में आ जाए तब आप पानी वानी पीना चाहिए। और पसीना आप पोंछते रहिए, हाथ मुंह धोइए। ये जो सावधानियां होती खेलने के साथ वो भी रखनी चाहिए। तो हमारे साथी संदेश में लिखते हैं आरती कि एथलेटिक्स क्या है।
एथलेटिक्स एक प्रकार का खेल वर्ग है जिसमें दौड़, कूद, थ्रो यानी फेंकना आदि जैसे इवेंट शामिल होते हैं। ये व्यक्तिगत खेल होते हैं और ओलंपिक खेलों का महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं। प्रमुख एथलेटिक्स इवेंट्स 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़, लंबी दूरी की दौड़, 15,000 मीटर से लेकर 5,000 मीटर तक की मैराथन के बारे में लिखा है, और लंबी कूद, ऊंची कूद, भाला फेंक, गोला फेंक, रिले दौड़, बाधा दौड़, ऐसे हर्डल्स जिसमें रहती ऐसे खेल खिलवाए जाते हैं जो एथलेटिक्स के अंतर्गत आते हैं। और तुम्हें याद होगा कि अक्सर स्कूल में बच्चे लंबी कूद, ऊंची कूद, भाला फेंक इन सबको खेला करते थे। अभी भी होती है प्रतियोगिता। हाँ, अभी भी होती है। अब तो बहुत अच्छे स्तर पर होने लग गई हैं और एक बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है, शिक्षक होते हैं, स्कूलों से ही निकलते हैं जो स्टेट प्लेयर्स होते हैं, नेशनल प्लेयर्स होते हैं, स्कूलों से निकलते हैं। और हमारे साथी और क्या लिखते हैं? और हमारे साथी लिखते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में हार ना मानना और खेल के लिए प्यार और जुनून को कायम रखना, ये कुछ बेहतरीन क्वालिटी हर एथलीट की पहचान होती हैं। खेल के प्रति एथलीट का समर्पण और प्यार प्रेरणा देने वाला होता है। इसलिए हर साल दुनिया भर के एथलीटों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए सम्मानित करने के लिए हर साल 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। और अगले संदेश में लिखते हैं कि विश्व एथलेटिक दिवस के आयोजन के पीछे कई उद्देश्य होते हैं, जैसे युवाओं में एथलेटिक्स के प्रति जागरूकता फैलाना, स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को खेलों से जोड़ना, स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति रुचि बढ़ाना, भविष्य के खिलाड़ियों की पहचानना और प्रोत्साहित करना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क की भावना को बढ़ावा देना होता है। बिल्कुल। और इसी के साथ एक गीत सुन लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। संदेशों को पढ़ रहे थे, तो अगला संदेश तुमने कौन सा लिया है? अगला संदेश में कहता है कि जो श्रोता है हमारे, वो लिखते हैं कि विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रत्येक वर्ष 7 मई को विश्व स्तर पर फिटनेस के महत्व के बारे में युवाओं में जागरूकता फैलाने और एथलेटिक्स में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस का मूल उद्देश्य एथलेटिक्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। विश्व एथलेटिक्स दिवस पर स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न संस्थाओं में दौड़ होती है, शॉर्ट पुट जैसे कई एथलेटिक खेल आयोजित किए जाते हैं। और इसमें ये सारे आयोजन जो होते हैं वो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की तरफ से कराए जाते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी सी जानकारी लिखकर भेजी है। और इसी तरह एक लिखते हैं आरती कि एथलेटिक्स में शरीर से पसीना अधिक निकलता है, इलेक्ट्रोलाइट्स तेजी से कम होने लगता है। यदि शरीर में पर्याप्त पानी ना हो तो डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है, इसलिए अपने साथ इलेक्ट्रोलाइट रखना चाहिए। ये मीठा ना हो, इसका ध्यान रहे। पानी लेते रहना ठीक है, और इस तरह से आप जो ये लेंगे तो आप ऊर्जावान बने रह सकते हैं। और इसके साथ ही अगले संदेश में लिखते हैं हमारे साथी कि विश्व एथलेटिक दिवस, जो कि बताया कि आज के दिन ही मनाया जाता है, और ये दिन एथलीट के बारे में युवाओं में जागरूकता बढ़ाने और बच्चों और युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन का उद्देश्य फिटनेस के महत्व को बढ़ावा देना और एथलेटिक्स को लोकप्रिय बनाना है। विश्व एथलेटिक्स दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है जो हमें एथलेटिक्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने और युवाओं को सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद करता है। अच्छा, और एक और हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि इसमें एथलेटिक्स डे का आयोजन एक के पीछे योजनाएं होती हैं। और हमको याद है कि जब हम 9वीं क्लास में थे तो हमारी कक्षा तथा आसपास की कक्षाओं से जिले स्तरीय खेलों में ले जाए जाते थे और उन्हें वहां शिविर में कई खेल खिलाए जाते थे। और फिर अगले दिन स्कूल की छुट्टी रखते थे। प्रधानाचार्य महोदय वहां पदक का प्रार्थना पत्र सभा में हमें दिखाते थे और प्रोत्साहित करते थे। हमारे विद्यालय में ये जब परीक्षाएं होने से पहले सर द्वारा जो कराई जाती थी प्रतियोगिताएं, उसमें हमारा नामांकन करवाया जाता था। और देखिए इस तरह से हमारे और साथी भी लिख रहे हैं कि खेल और शारीरिक गतिविधियां हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होना चाहिए। और इस संदेश को फैलाने के लिए हर साल 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। ये दिन खेलों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। और आरती, हम लोग भी जब घर में थे तो आंगन में ही दौड़ भाग करना, एक दूसरे के पीछे दौड़ना, इस तरह के गेम खेला करते थे, तो एक अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाया करती थी। और रस्सी जो होती थी, रस्सी कूदने वाली रस्सी होती थी, तो उसको लेकर के हम लोग ऊंची कूद, छोटी जंप, इस तरह से हम लोग उसके द्वारा लगाते थे। कई बार एक दूसरे के साथ ही हाथ पकड़ के भी कूदा करते थे, जंप लगाया करते थे। तो एक तरह का अच्छा सा वो खेल मनोरंजन भी होता था और गर्मियों के दिन में खासकर बहुत मजा आता था इस तरह के खेल खेलने में। और हमारे अगले साथी जो हमारे और साथी वो लिखते हैं कि एथलेटिक्स का एक ऐसा खेल है जिसमें दौड़ना, कूदना, फेंकना और चलना जैसे विभिन्न शारीरिक गतिविधियां शामिल होती है और
इसे कई स्वास्थ्य लाभों के लिए भी जाना जाता है। और आजकल देखो छोटे बच्चों के स्कूलों में भी बहुत सारे गेम्स कराए जाते हैं, बच्चे एक दूसरे को पकड़ के दौड़ते हैं, मैदान में चलते हैं, रस्सी जो खींचने वाला गेम होता है, रस्साकसी, वो भी करते हैं। तो बिल्कुल, जो भी आउटडोर गेम्स होते हैं ना, वो जितने भी होते हैं वो हमें फ़ायदा ही पहुंचाते हैं, हमें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं हमें। तो जो बच्चे हैं, अगर उनको मोबाइल की बजाय अगर हम उनको कहें कि आप बाहर जाके खेलिए, बहुत सारे खेल हैं जो आप खेल सकते हैं। तो जो बैडमिंटन ऐसे खेल सकते हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, अगर खेलेंगे ना तो वो मजबूत बनते हैं। और मोबाइल पकड़े रहेंगे हर समय तो वो ना तो उनका विकास होगा अच्छी तरीके से शारीरिक, ना ही मानसिक विकास होगा अच्छी तरीके से। और मोबाइल से तो क्या होता है, गेम खेल रहे हैं तो उसमें उतनी चीज नहीं रहती है, बल्कि उससे और परेशानी होने लगती है, अग्रेसिव होने लगते हैं, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़े होने लगते हैं, तो ये परेशानी आने लगती है। और जो बाहर के आउटडोर गेम्स होते हैं उनमें तो ऊर्जा से भर जाते हैं, एकदम अच्छा लगता है। हम अक्सर देखते हैं कि पार्क में तो थक के फिर खाना भी खाते हैं, नहीं तो वो मोबाइल खेलते खेलते उनको कितना भी कहते रहो खा लो, खाना भी नहीं खाना चाहते हैं कुछ। और बाहर भी देखो पार्क बन गए हैं आजकल, सब जगह पार्क की सुविधा है, तो वहां पर भी बच्चे खेलते हैं। कई बार क्रिकेट गली में भी खेलते हुए बच्चे दिख जाते हैं। तो कहना चाहिए उनके लिए कोई खेलने का समय नहीं होता, जब उनका मन करता है तब वो खेलने लग जाते हैं। और हमारे एक साथी, उनका संदेश हम पढ़ लेते हैं। आरती लिखते हैं कि मनुष्य एक बहुत ही बुद्धिमान प्राणी है, उसको पता होना चाहिए कि हमें कैसे खेलना है, करना है, कौन सा खेल खेलना चाहिए। खो खो खेल लिया जिससे पता पड़ेगा आपको कि कैसे दौड़ना है। हाई जंप में ऊपर से कूदना सिखाया जाता है, लॉन्ग जंप में लंबी कुछ कूद दिखाई जाती है, भाला फेंक में आपको भाला फेंक सिखाया जाता है। बहुत से खेल खेलते हैं और पता नहीं वो कौन कौन से खेल खेलते हैं, लेकिन जो मतलब ये लिखते हैं ये तो कुछ खेलते ही नहीं, पता नहीं कौन कौन से खेलते हैं। जैसे कोई बैजू बावरा बनता है, कोई देवदास बनता है, कोई चेस्टी किंग बनना पसंद करता है, कोई तेजी से क्वीन बनना पसंद करता है, कोई सोल्जर बनना नहीं चाहता, कोई आयरन बनना नहीं चाहता, इन्होंने लिखा है। तो इस तरह के सबने विचार अपने साझा किए हैं। तो आरती, क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। जी, अब हम चाहते हैं कि एक कमेंट पढ़ लें। बिल्कुल, चाहना क्या है इसमें। तो हमारे श्रोता जो है वो लिखते हैं कि मेरा पसंदीदा खेल तो वैसे बैडमिंटन है, पर मैं सभी खेल में भाग लिया करती थी और हर गेम खेलना मुझे पसंद रहा है। मोहल्ले में सबके साथ में क्रिकेट, फुटबॉल आदि खेला करती थी। हमारे कॉलोनी में एक स्पोर्ट्समैन रहते थे, वो कॉलोनी के सारे बच्चों को कबड्डी खिलाया करते थे और मैं रोज शाम को खेलकर घर लौटती थी तो मेरा ड्रेस फटा हुआ रहता था और रोज मम्मी से डांट पड़ती थी। फिर भी रोज 4 बजते ही हम लोग मैदान में इकट्ठा हो जाते थे। रोज मेरी फ्रॉक में सेफ्टी पिन लगी मिलती थी। क्या बात है, बहुत अच्छी सी बात इन्होंने लिखकर भेजी है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि बच्चों और युवाओं में फिटनेस के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, एथलेटिक्स जैसे खेलों में भाग लेने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करना, एथलेटिक्स को एक लोकप्रिय खेल के रूप में प्रचारित करना, एथलेटिक्स के बारे में जानकारी प्रदान करना और इसे बढ़ावा देना। आरती, हमारी बहुत सी महिलाएं जो बुजुर्ग हैं वो भी एथलीट में बहुत भाग लेती हैं, दौड़ती पूरे जोश के साथ। तो उनके जज्बे को नमन करना चाहिए, सलाम करना चाहिए कि बहुत उनके अंदर से अंतर्राष्ट्रीय इतने रहे हैं, मंच पर उन्होंने नाम रोशन किया है, जो इतने खिलाड़ी रहे हैं। जैसे नीरज चोपड़ा ही ले लीजिए, हिमा दास हैं और अविनाश साबले, जो हमारे एक श्रोता ने लिख के भेजा है उनके बारे में, नीरज चोपड़ा के बारे में लिखकर भेजा है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है वो भाला फेंक में। हिमा दास जो है वो भारत की डिंग एक्सप्रेस कहलाती हैं, जो 400 मीटर की स्प्रिंटर हैं। और अविनाश साबले जो स्टीपल चेज में भारत का प्रतिनिधित्व किया जिन्होंने। और साथ में पीटी उषा है जो ट्रैक क्वीन कही जाती हैं। आज उनकी कितना सब जानते हैं उनके बारे में। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब सब लोग खेलते हैं। और जो घर की लड़कियां हैं, बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, उनको भी इस क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और हमारे बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं। हाँ, बिल्कुल, हमने देखा कि सभी आ रही है, लेकिन जो नहीं है, जो नहीं मौका मिल पा रहा है, उनको अगर मिल करके प्रयास किया जाए, उनको वो सुविधा दिलाई जाए, तो खेल के साधन है, खेल के जो जैसे बैडमिंटन नहीं है किसी के पास, खेलने का मन है तो उन्हें वो दिलाया जाए, है ना। और इसी तरह क्रिकेट का किट नहीं है, या शूज नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, इस तरह की जो चीजें होती ऐसा है कि भाई उनके ये पेरेंट्स या कुछ कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं खिलाएंगे, तो उनको समझाया भी जा सकता है। जो अगर कोई बड़ा है ऐसा जाके समझा सकता है तो समझाए, उन्हें बताए कि किस तरह से अगर खेल में नाम रोशन करेंगी तो उन्हीं के घर का नाम रोशन होगा। बिल्कुल। और गाँव में भी देखा जाता है कि बहुत सारी प्रतिभाएं जो हैं उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। तो अगर आपको पता है ऐसे आसपास बच्चे हैं खेलना चाहते हैं, लड़कियां खेलना चाहती हैं, तो आप एक ग्रुप बना लें और उनकी कुछ मदद के लिए आगे आए। तो इस तरह से थोड़ी सी भी आपकी मदद जो होगी ना, उनके लिए बहुत ही रास्ता खोल देगी।
है ना, क्योंकि ना बहुत बहुत सारी प्रतिभाएं जो है ना वो ऐसे ही रह जाती हैं क्योंकि उनको मौका नहीं मिल पाता। बिल्कुल। वो चाहते हैं कि हाँ हम भी काम करें, कुछ ऐसा इस तरह से खेलें कि हमारे देश का नाम रोशन हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ मजबूरी की वजह से नहीं आ पाती आगे। तो हमें, अगर हम चाहें तो किसी ना किसी की मदद कर सकते हैं। ऐसा कोई भी जिसको भी हम जानते हैं, जो भी है हमारे सामने, हम देख रहे हैं उसको कि वो प्रतिभावान है, तो हमें मदद करनी चाहिए जरूर। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आरती, जो बच्चे खेल रहे हैं और उनके पास पोषण के लिए, खाने के लिए वो चीज़ जो डाइट होती है, एक पौष्टिक डाइट कही जाती है कि दूध, फल और जो मांसाहारी होते पदार्थ वो खाने चाहिए। तो अगर जिन बच्चों के पास ऐसी सुविधाएं नहीं हैं तो आप उनको भी वो अफोर्ड करा सकते हैं, दिला सकते हैं। तो इस तरह से एक प्रतिभा, जो हमारे देश की प्रतिभावान बच्चा है, उसको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। और हम अगर चाहें ना तो जो खाने का सामान है, जैसे ना हम उनको दे सकते हैं या उनको कह सकते हैं कि चलो अगर तुम ये चीज़ करोगे तो तुम्हें हम चलो ये ऐसी चीज़ तुम्हें प्रोवाइड कराएंगे, तो उनको भी लगेगा नहीं हमें खेलना चाहिए ना, उनके मन में आएगा कि नहीं अगर हम खेलेंगे तो हमें ये चीज़ भी मिलेगी। थोड़ा बच्चे होते हैं ना, तो उनको लगता है कि हाँ अच्छा हम ये चीज़ मिलेगी तो हम ये चीज़ करें, तो वो अपनी प्रतिभा को खुद ही निखारने में लगते हैं, फिर वो खुद ही मन से खेलते हैं उस चीज़ को लेकर। और कई बार बच्चे को, जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं या कोई लोग होते हैं कि बोलते हैं नहीं तुम तो अच्छा नहीं खेल सकते हो, या तुम दौड़ अच्छा नहीं सकते हो, ये चीज़ कभी नहीं करनी तो चाहिए। जो उनके अंदर मतलब निगेटिविटी आप भर देते हैं, गलत बात बोल के ऐसे उनको उनका जो मॉरल है वो डाउन कर देते हैं, तो वो भी नहीं डाउन करना चाहिए। बल्कि आपका काम है एक लक्ष्य देना, बच्चे को सामने एक लक्ष्य देना, ताकि वो, अगर उसके पास लक्ष्य नहीं भी है, वो छोटा बच्चा ये सही, लेकिन अगर उसको एक चीज़ मिल जाएगी ना कि हाँ इस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, है ना, तो वो उस चीज़ को लेके फिर उस पर मेहनत करेगा। अगर मेहनत कर लेगा ना तो वही चीज़ उसके लिए आगे निकल, आपके लिए भी अच्छा होगा, आपको भी लगेगा कि देखो मैंने इसके लिए कुछ काम किया तो इसने मेरा नाम रोशन किया, इसने कितना अच्छा बन के देखा है। अगर आपका नाम नहीं भी आता है ना, तो भी आपके मन में संतुष्टि रहेगी कि मैंने अगर कुछ चीज़ करी तो उसका कितना अच्छा फल मिला मुझे। बिल्कुल। तो इस तरह के प्रोत्साहन देते रहने चाहिए। और फिलहाल तो आरती, समय हो चला है एक अंतराल का, तो लेते हैं एक अंतराल। तो आरती सखी सहेली कार्यक्रम चल रहा है और एक बार फिर सबका स्वागत करते हैं और तुम्हारा भी स्वागत करते हैं। और अब हम लोग बात करेंगे ज़रा याद करो कुर्बानी में अल्लूरी सीताराम राजू जी के बारे में। लेकिन उससे पहले हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर हम अपनी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आरती, हम लोग बात कर रहे थे अल्लूरी सीताराम राजू जी के बारे में। अल्लूरी सीताराम राजू ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ रंपा विद्रोह का नेतृत्व करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। उनके नेतृत्व ने आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट के आदिवासी लोगों को दमनकारी ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ, जो उनके जीवन के तरीके में हस्तक्षेप करते थे, उन प्रतिबंधात्मक कानूनों के खिलाफ आवाज उठाने को प्रेरित किया। जी हाँ। और मंजरी जी, अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 को वर्तमान आंध्र प्रदेश के भीमावरम के पास मोगल्लू गांव में हुआ था। अल्लूरी राजू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गृहनगर में शुरू की और बाद में आगे की पढ़ाई के लिए विशाखापट्टनम चले गए थे वो। और 18 साल की उम्र में उन्होंने भौतिक सुखों को त्यागने का फैसला ले लिया और एक सन्यासी का जीवन अपना लिया था। एक युवा सन्यासी के रूप में पूर्वी घाट की जंगली पहाड़ियों से यात्रा करते हुए आदिवासी लोगों के साथ उनका संबंध गहरा होता चला गया। स्थानीय आदिवासी समुदाय उनका सम्मान करते थे, उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते थे जो उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों की लागू की गई दमनकारी नीतियों से मुक्ति दिलाएगा। अल्लूरी सीताराम राजू ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासी समुदायों को संगठित करके देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आदिवासी समुदायों के बीच असहयोग आंदोलन और स्वराज के आदर्शों का प्रचार किया। बिल्कुल। और उन्होंने आदिवासी समुदायों को ब्रिटिश सत्ता को अस्वीकार करने और अपने अधिकारों का दावा करने के लिए प्रोत्साहित किया। अल्लूरी सीताराम राजू का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सत्ता के लागू किए गए वन अधिनियमों का विरोध करना, जिसकी वजह से जनजातियों के अपनी भूमि और जंगलों की पहुंच को सीमित कर दिया गया था। और सुन लेते हैं गीत अल्लूरी सीताराम राजू जी के बारे में। अल्लूरी सीताराम राजू ने पूर्वी घाटों में ब्रिटिश
पुलिस स्टेशनों और सरकारी कार्यालयों में कई गुरिल्ला हमलों का नेतृत्व किया। यहाँ तक कि चल रहे विद्रोह से हताश होकर ब्रिटिश अधिकारियों ने राजू को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 10,000 रुपये का इनाम रख दिया था। एक युवा नेता होने के बावजूद उनकी गुरिल्ला युद्ध रणनीति और आदिवासियों के हितों के प्रति समर्पण ने उन्हें सभी का प्रिय बना दिया। जी, और जब अंग्रेजों का आदिवासी समुदायों पर अत्याचार बढ़ता चला गया तो अल्लूरी सीताराम राजू ने निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद में आत्मसमर्पण करना चुन लिया। अल्लूरी सीताराम राजू गुरिल्ला युद्ध में इतने निपुण थे कि उन्हें पकड़ना आसान नहीं था, लेकिन 7 मई 1924 को उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया और एक पेड़ से बांधकर उनकी हत्या की गई। अल्लूरी सीताराम राजू को एक निडर नेता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने खुद आदिवासी न होते हुए भी आदिवासी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आजीवन लड़ाई लड़ी। उनकी बहादुरी और अटूट भावना ने उन्हें मन्यम वीरुडु जंगल का नाम की उपाधि दिलाई। अल्लूरी सीताराम राजू के सम्मान में 1986 में भारतीय डाक विभाग ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम श्रृंखला के अंतर्गत अल्लूरी को चित्रित करते हुए डाक टिकट जारी किया। जी, और 9 अक्टूबर 2017 को भारत सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनके काम और आदिवासी लोगों के कल्याण के लिए भारतीय संसद के परिसर में अल्लूरी की एक प्रतिमा स्थापित करने का फैसला किया। बिल्कुल आरती, ऐसे वीर महान योद्धा को हम याद कर रहे हैं आज के दिन, और आज के दिन वो इस दुनिया को छोड़कर गए तो हम श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करते हुए एक ये गीत सुनते हैं तो पूरी ऊर्जा से भर जाते हैं, जोश आ जाता है और देशभक्ति के प्रेम में एकदम रंग जाते हैं। बिल्कुल। और आज हमने जो विषय लिया है फेक और फॉरवर्ड मैसेज से सावधान, जो कि आज का समझ लीजिए ज्वलंत विषय है। और हम सभी सोशल मीडिया में रात दिन जुड़े रहते हैं, कई ग्रुप भी बने होते हैं, कोई ना कोई वीडियोस और मैसेज एक दूसरे के ग्रुप में भेजते रहते हैं, आते भी रहते हैं और बिना सच्चाई जाने हम एक दूसरे ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं। बिना सत्यता जांचे परखे फेक मैसेजेस और वीडियो या फॉरवर्ड मैसेज को कहीं ना कहीं भेज देते हैं, और जो हम सोचते नहीं है कि कहीं ना कहीं हम कुछ गलत कर जाते हैं, तो थोड़ी सी चूक जिसे कहते हैं वो लापरवाही वो बड़ा भयंकर अंजाम दे सकती है। तो हमें इस जगह थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, और इससे लोगों में भय का, डर का भाव फैलता है, और हमें सतर्कता से और सावधानी से हर पल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या भेज रहे हैं और उसमें लिखा क्या हुआ है। जब तक हम उसकी सत्यता को ना जांच लें कि जो मैसेज हमारे पास आया हुआ है या जो वीडियो हमें भेजा गया है, अगर कोई इस तरीके का मैसेज है या वीडियो है जिससे हमें गुस्सा आए या कुछ इस तरह सा है, तो हम उस चीज को पहले उसकी जब तक परख उसको जांच ना लें, है ना। और भी बहुत सारे लिंक होते हैं, उस पर हम जाके पहले चेक कर लें कि वो सही भी है या नहीं है, और इस तरह से उसको दूसरी जगह ना फॉरवर्ड करें, क्योंकि पता नहीं दूसरा इंसान उस चीज को चेक करेगा कि नहीं चेक करेगा, वो ऐसे ही फॉरवर्ड कर देगा। तो फॉरवर्ड करने का एक आपको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पुलिस या जो भी है अथॉरिटीज इस पर नजर रखती हैं। आप भी सोचें कि नहीं हम मैसेज कर रहे हैं ये हमारे तक रहेंगे, ऐसा नहीं है, एन्क्रिप्टेड आपके लिए आपके मोबाइल के लिए कोई वॉच कर रहा है नहीं है, पुलिस की सारी नजर रहती है। तो जो भी एडमिन रहता है, जो भी रहेगा ना, अगर गलत मैसेज आप, अब तो खैर ये हो गया कि 5 से ज्यादा आप मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो लेकिन अगर आपने कोई ऐसा मैसेज जो इस तरीके का है तो आपने उसे फॉरवर्ड कर दिया, तो आप जेल की हवा खाने के लिए भी तैयार रहिए। बिल्कुल, इस तरह की चीजें करनी नहीं चाहिए, और इससे लोगों में भय का, डर का भाव फैलता है, और हमें सतर्कता और सावधानी हर पल रखनी चाहिए आरती, क्योंकि इस तरह से हम उन्हें बढ़ावा देते हैं ऐसे मैसेजेस को इधर से उधर पास करके, और इसी के जैसे तुमने कहा है कि सजा के भी हकदार हो जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इस तरह के मैसेज को पहले तो ध्यान से पढ़ना है, और कोई जरूरी नहीं कि आप ही बहुत फास्ट बनना चाहते हैं या आप बहुत जानकार बनना चाहते हैं, तुरंत आया नहीं, आपने आधा सा पढ़ा नहीं, और फिर कई बार तो क्या होता है पूरा भी नहीं पढ़ते और फटाक से दूसरी जगह हम भेज देते हैं, उसे पूरा पढ़ते नहीं है और बस उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। और कई बार दूसरी भाषा में होता है, तो हमने थोड़ा सा दूसरी भाषा पढ़ी और पूरा उतना समझ लिया कि हाँ यही लिखा होगा, और बिना उस भाषा की जानकारी हमें अच्छे से नहीं हम दूसरे को भेज देते, तो वो भी एक गलत है, क्योंकि आप जिस भाषा से हैं आप पहले उस पर कमांड रखिए। दूसरे की भाषा में अगर आपको नहीं समझ में आ रही है वो चीज, तो आप उसको फॉरवर्ड ना करें, ये भी ध्यान रखना है। और भरोसेमंद स्रोत की जांच करें, जो भी मैसेज या दावे को गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करें। आजकल ये बड़ी होता है कि हमने जैसे कुछ किसी ने भेजा नहीं, हमने उस पर विचार प्रकट कर दिया, हमने लिखना चालू कर दिया, है ना, तो वो भी चीज ना करें। जरूरी लगता है ना कि सबसे पहले हमारा भी कमेंट जाना चाहिए। हाँ, जैसे लगता है कोई आपको अवार्ड मिला जा रहा है, आप फटाफट प्रतिक्रिया लिखे दे रहे हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। जिम्मेदार नागरिक होना अच्छी बात है, लेकिन हमें ये ध्यान भी रखना है कि हम जो मैसेज भेज रहे हैं उसका प्रभाव किस पर, कितना और कहाँ
पढ़ रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और जो भी संदिग्ध मैसेज आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या है, ये क्या सच है भी कि नहीं, लेकिन तब भी तो फिर आप क्या करें, उन्हें डिलीट कर दीजिए। और वैसी कॉल या वीडियो कॉल्स को भी बिल्कुल रिसीव ना करें, और वैसे ही अननोन नंबर को भी ना अटेंड करें। कुछ फर्जी जो टेक्स्ट मैसेज ऐप होते हैं उनके बारे में आप जानकारी रखें, और परिवार में भी सभी को बता के रखना चाहिए कि केवल आप में जैसे अपनी जिम्मेदारी ये भी समझिए कि आपके जो परिवार में और लोग हैं उनको भी आप बताएं सारी बातें। और कुछ ऐसे भड़काऊ बातें मैसेज आती हैं, उनको महत्व ना दें। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना हो या उन पर नजरें रखिए, इनकी सत्यता की जांच करिए, और आप शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। इनको फॉरवर्ड ना करें, और फर्जी अकाउंट बनाकर व्हाट्सएप पे कुछ लोग परेशान करते हैं, उसे आप अनदेखा कर दें। और इसके साथ ही कई सारे ग्रुप में भी जो मैसेज एक साथ भेजते हैं वो भी ना करें। यानी आपको हर पल सावधान रहना, सतर्क रहना है, और फेक चीजों से हमें दूरी बढ़ाकर वो इससे हमारा पहली बात तो हमारा भी दिमागी जो टेंशन है वो बचेगा, है ना, क्योंकि ये सब चीजों में फिर हम सोचते हैं, उस चीज को दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं, दूसरे तक हम क्यों परेशानी को दूसरे तक फैलाएं, वो उस चीज को छोड़ दें। और हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं इसके बारे में कि कुछ दिन पहले ही मेरे एक रिश्तेदार के व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि मैं अभी बहुत परेशानी में हूँ, मुझे कुछ पैसे भेज दीजिए। वो बेचारे थोड़े संशय में आ गए, और इस मैसेज को पढ़कर, क्योंकि उनकी हालत ऐसी भी नहीं थी कि उन्हें किसी से पैसा मांगना पड़े, फिर भी उन्होंने अपने घर पर फोन करके बात कही। घर वाले ने उनके घर फोन करके जो बात करी, तो फिर कॉन्फ्रेंस कॉल करके वो सभी आपस में बात करा उन्होंने, और फिर व्हाट्सएप का जो नंबर था पुलिस को दिया, और उन्होंने हिदायत दी कि आप इस टाइप के मैसेज को बातों पे ध्यान नहीं दें, उन्हें ब्लॉक कर दें। बिल्कुल सही किया उन्होंने। और इसी तरह हमारे एक श्रोता, अक्सर सोशल मीडिया पे इस तरह के मैसेज आते हैं। बिल्कुल, और हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि फेक और फॉरवर्ड दोनों शब्द में एफ कॉमन है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इससे बचना है, सावधान रहना है, दूसरे को सावधान करना है, क्योंकि इसकी वजह से होने वाली परेशानी से बचा जा सके। और हमारे और साथी लिखते हैं कि फेक और फॉरवर्ड मैसेज वहीं आते हैं। सुप्रभात दोपहर इन्होंने लिखा है, और इसके बाद लिखते हैं उस पर ध्यान देकर हम एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं, या किसी फेस्टिवल या एनिवर्सरी के कोई मैसेज आते हैं इस तरह से के फेक रहते हैं, मतलब उस पर ये सब लिखा रहता है। पर अगर कोई भी किसी भी धर्म के प्रति या किसी का व्यक्तिगत अपमानजनक कोई भी मैसेज आता है, देखना तो दूर, मैं तो तुरंत उसे डिलीट कर देती हूँ। मोबाइल का कॉलर आईडी बता देगा ये सही कॉल नहीं है। ये एक मैसेज पढ़ी थी कि इन्होंने मतलब ऐसा कहा, और ऐसे मोबाइल बनाओ कि बच्चे 1 घंटे से ज़्यादा ना देख पाए, और उन्हें देखते समय जैसे समय पूरा हो मोबाइल खुद लॉक हो जाएगा। मतलब किसी का भी नाम लेकर आप ऐसी मैसेज बना रहे हैं वो गलत है। अगर ये सच्ची न्यूज़ है तो बहुत बढ़िया बात है, स्वागत रहेगा। अगर फेक न्यूज़ है तो कोई बात नहीं, फेंक दिया जाए इसको। यानी किसी का भी आप नाम लेकर के कोई मैसेज ना बनाएं, इस बात का बहुत ध्यान रखें। इन्होंने इस संदेश से ये हमें अवगत कराया है। बिल्कुल। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि फेक मैसेज या फर्जी जो संदेश होते हैं वो आजकल एक आम समस्या बन गए हैं। ये संदेश अक्सर सोशल मीडिया पर फैलाए जाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। जो फेक मैसेज होते हैं उनके कुछ प्रकार बताए इन्होंने, जैसे कि न्यूज़ है कोई फेक, है ना, लोगों को खबर जो गलत खबर है वो पहुंचाना, फेक ऑफर देना, फर्जी ऑफर दे के उनको लुभाना, स्कैम मैसेज है जैसे फर्जी संदेश जो लोगों को पैसे या व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए धोखा देते हैं, या फेक और जो मैसेज हैं उनसे सावधान रहने के तरीके भी बताए हैं। आप सत्यापित स्रोत से उनका पता करें, और संदेहास्पद जो लिंक हैं उन पर आप बिल्कुल क्लिक ना करें, और व्यक्तिगत जानकारी अपनी बिल्कुल भी साझा ना करें, और संदेहास्पद जो मैसेज आपको लग रहे हैं उनको आगे ना भेजें। और जो फेक मैसेज है उनके प्रभाव ये हो सकते हैं कि फेक मैसेज लोगों को गलत जानकारी दे सकते हैं और लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उनमें मैसेज जो है इस तरीके के वो सामाजिक तनाव और अविश्वास तक पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल, इन चीज़ों का ध्यान रखने वाला है। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि फेक और फॉरवर्ड मैसेज से सावधान। भाई, सांप्रदायिक परिवेश में लगभग सभी के पास ही ये समस्या विकराल रूप से मुंह बाए खड़ी है, और हम जैसे नव सिक्यों के लिए इस समस्या से सारे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ही फुल हो जा रहे हैं, और डिलीट ना कर पाने के कारण गूगल अकाउंट भी फुल है, और अधिक स्पेस के लिए पैसे वाले संदेश भी आ रहे हैं। किंतु मुझे ये भी करने नहीं आता है, और फ्रॉड होने के भय से अनजान लिंक पर क्लिक भी नहीं करते हैं। जो आता है उसी में रहते, फलस्वरूप ऐप्स अपडेट भी नहीं हो पाते। ये तो भला बच्चों का है जो स्पेस रिक्त करते हैं, और अपना काम बाधित कम ही होता है। यानी कि आजकल के हम जैसे काफ़ी लोग हैं
जो नहीं समझ पाते कैसे डिलीट करना, कैसे हटाना, स्पेस कहाँ कहाँ मोबाइल के अंदर कहाँ कहाँ वो जाके सेव हो जाता है, ये नहीं पता होता। लेकिन आजकल के बच्चे इतने फास्ट होते हैं कि वो आपके मोबाइल से इन सब चीज़ों को आराम से हटा सकते हैं। तो कई बार उनको उनके द्वारा आप ये काम भी करा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस तरह की मैसेजेस को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना है। और आरती सखी सहेली कार्यक्रम का खत्म हो चुका है समय, तो सभी से लेते हैं विदा। सभी को मंजरी वर्मा और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।